हेलो। हाँ, आज रात में चलेंगे डिनर पे। कहाँ चलना है? हम बताएं। रात में चलेंगे, रात में डिनर पे बारबेक्यू नेशन में बहुत बढ़िया खाना खिलाएगा। हाँ, अरे इतना जल्दी नाम रेस्टोरेंट का याद किसी और को नहीं ले गए थे खिलाने के लिए, उसका आईपीओ आ रहा है। समझा करो बात को, ठीक है? तो चलो रात में 9 बजे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि बारबेक्यू नेशन अपने 452.87 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में धमाका करने आ रही है, और ये धमाका बड़ा या छोटा ये तो आपको आगे वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा कि धमाका कैसे होने वाला है। अब जैसा कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर काफी चर्चा है, और इस चर्चा के पीछे की वजह और कोई नहीं, इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला है, जिनकी कंपनी का बारबेक्यू नेशन में 2.05% की होल्डिंग है। बट क्या झुनझुनवाला की होल्डिंग इस कंपनी को आईपीओ मार्केट में हॉट बना पाएगी? क्योंकि नजारा को तो डेफिनेट उन्होंने हॉट बना दिया है, तो देखना होगा ये कितना हॉट बन पाता है। जब कंपनी के फाइनेंशियल के साथ कुछ फैक्ट्स हम आपको वीडियो के लास्ट तक में बताएंगे, तो रियलिटी में वो आई ओपनर होने वाला है आपके लिए, और तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पैकेजिंग में अच्छी फ्रेश बन के खूबसूरत दिखने के लिए कंपनियां आती हैं। और जहां पे लिटरली आप लोग देख रहे हो कि जो आईपीओ आ रहा है, बहुत सारा लिस्टिंग गेन के बाद क्या हालात है, और वहां पे रिटेल भाई फंस गए। तो उन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और इसी कंपनी का एग्जाम्पल देते हुए, किसी और का नहीं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे और आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। तो बस चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो हम इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं, जिससे कंपनी से दोस्ती कर पाएंगे, और सिर्फ आईपीओ लेके भागना है या होल्ड करना है सब जानेंगे। तो देखिए, इंडिया के लीडिंग और कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन और साथ में इंटरनेशनल बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट को ओन करने वाले कंपनी के सफर की शुरुआत होती है 2006 से। अब भाई, उस वक्त कौन जानता था कि आने वाले दिनों में ये कंपनी इंडिया के डाइनिंग पैटर्न के रंग रूप को एक नया अंदाज देने वाली है, पूर्णतया बदल देने वाली है। और आई होप आप में से भी काफ़ी लोग इसके रेस्टोरेंट में गए होंगे। तो अब जैसा कि कंपनी ने अपना पहला रेस्टोरेंट 2008 में खोला था, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया कंपनी खुद को एक्सपेंड करती चली गई, और 2012 तक ये SHL ओन्ड 5 बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट को एक्वायर कर ली थी। कंपनी के करंट चेन की बात करें तो आज के डेट में इनके पास 147 बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट इंडिया में हैं, और 6 हैं इंटरनेशनली, यानी काफ़ी अच्छा बड़े लेवल का एक्सपेंशन। इसके अलावा 2019 में रेड एप्पल के 61.3% स्टेक एक्वायर किए थे, जिसके तहत ये 11 इटालियन रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 9 टॉस्कैनो नाम से हैं, और एक रेस्टोरेंट ला टेरेस और कॉलेज नाम से हैं। साथ ही ये UBQ को भी ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू ये डिलीवरी सेगमेंट में कैटर करते हैं। कंपनी के अगर इनोवेटिव आइडिया की बात करें तो ओवर द टेबल बारबेक्यू कंसेप्ट को लाने वाली ये पहली कंपनी है, और जो लोग बारबेक्यू नेशन गए होंगे वो इस कॉन्सेप्ट से बखूबी वाकिफ होंगे। तो भाई, आपके टेबल पे आपको खुद से ग्रिल करके खाने का मौका मिलता है, और क्या चाहिए? मेरे तो मुंह में पानी आ गया, और आप में से किस किस ने टेस्ट किया है? इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, 700 से 800 रुपीज़ आप पर प्लेट देते हैं, और अनलिमिटेड वेज और नॉन वेज का आप मज़ा ले सकते हैं। यहीं नॉन वेज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो मिनिमम 1500 से 2000 रुपये तक आपका खर्च बैठता है, तो भी आप वैरायटी का मज़ा नहीं ले पाते, राइट? तो अब बताएं, है ना बारबेक्यू नेशन सस्ता और इनोवेटिव? और ऐसे में यूनिक कॉन्सेप्ट आपने कभी और कहीं देखा है क्या? क्योंकि मैं पर्सनली अगर लखनऊ की बात करूं तो बहुत बेहतरीन सर्विस ये लोग देते हैं। तो उस बेहतरीन सर्विस का रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, जहां पे एक लंबी लाइन लगी होती है। अब एक बात आपको बता दूं कि कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के थ्रू 150 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेज कर लिए हैं, और एज अ इन्वेस्टर ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या प्री आईपीओ में इन्होंने रेज किया, तो डेफिनेट बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये था कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके फाइनेंशियल को, जहां पर किस तरीके से
क्या चल रहा है। प्रॉफिट पर अगर आप गौर करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले लगातार इंक्रीज हो रहा था, साथ ही इंक्रीज हो रहे थे इनके एक्सपेंसेस, और बढ़ते एक्सपेंस का इंपैक्ट इनके प्रॉफिट नंबर पर आप साफ देख रहे हैं। लगातार कंपनी है लॉस में, साथ ही आप यहां इनका मार्जिन भी देख पा रहे होंगे कि जो कि निगेटिव में हो रहा है। अब फाइनेंशियल 2021 में तो चलो रीजन दे दिया, कोविड था, बट उसके पीछे का वजह और रीजन आप क्या दोगे, ये हम कंपनी से जानना चाहेंगे और आई होप आप भी जानना चाहेंगे। और इस चीज़ को अगर और बेहतर तरीके से समझें तो कंपनी के एसेट में यहाँ लगातार इजाफा हुआ है। जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनके एसेट 955 करोड़ के थे, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 के शुरुआती 8 महीने में ये 908 करोड़ के दिखते हैं। बट इस एसेट का कंपैरिजन लाइबिलिटी से करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के 8 मंथ में ये नंबर हमें 920 करोड़ के दिखते हैं, जो कि एसेट वैल्यू से ज़्यादा है। यानी कि कंपनी को यहाँ अपने सारे लाइबिलिटी को पे करने को कहा जाए तो इनके एसेट भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। और ये वो चीज है जो मैं बार बार कहता हूं, कंपनी से दोस्ती करो, सिर्फ आईपीओ गेन में ना जाओ। अब बात करें कंपनी के RONW की, तो फाइनेंशियल 2020 में ये -556.59% है। अब इस नंबर पे आप इनके फाइनेंशियल का खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा एक चीज मुझे थोड़ा सा ताज्जुब में डालती है, वो है इनका गुडविल। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इन्होंने अपना गुडविल 18.96 करोड़ का शो किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये गुडविल बढ़कर 72.29 करोड़ का हो गया। बट इतना तगड़ा इंक्रीमेंट गुडविल में, वो भी महज एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका रीजन है कि इनके गुडविल में इनके न्यू एक्विजिशन रेड एप्पल का गुडविल ऐड हो गया। तो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, जहां पे अटक जाते हैं। और आप सोचिए ज़रा, बारबेक्यू नेशन के 138 रेस्टोरेंट हैं, वहीं रेड एप्पल का इंडिया में महज 11 रेस्टोरेंट, बट फिर भी इन्होंने रेड एप्पल का गुडविल ज़्यादा दिखाया है। और ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। और यही चीज़ जब आप कहते हो ना कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या IPO के बाद गिरने लग गया, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। और इसीलिए जो आप लोग देखते हो, काफ़ी सारे IPO आए, मोस्टली ने लिस्टिंग गेन दिया 40 to 50%, उसके बाद भी इन्वेस्टर फंस गए। रीज़न क्या? क्योंकि उनको लगता है वो इतना पैकेजिंग उनकी तगड़ी होती है और इतना लिस्टिंग गेन रहता है, वो इन्वेस्टर लालच में आ जाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन काफ़ी लोगों को मिला नहीं होता है, तो वो लिस्टिंग के बाद चढ़ के लेते हैं, और चढ़ के लेने के बाद वहीं पे फंस जाते हैं। इसलिए हमने एक वीडियो बनाई है, IPO अप्लाई करने से पहले ये वीडियो देख लें। तो ये वाली वीडियो आप देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब आगे बढ़ने के पहले इनके पीयर की बात करें तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट पे इन्होंने मैकडोनल्ड, बर्गर किंग को अपना कॉम्पिटिटर शो किया है। बट असल में आप देखोगे तो पाओगे कि बारबेक्यू नेशन का इनके कॉम्पिटिटर का बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। एग्री करते हो कि नहीं? वो रेडी टू ईट है और ये अलग दुनिया है। तो जिस वजह से यहाँ कंपेरिजन करना मुझे पर्सनली लगता नहीं है, और आप भी कहोगे कि बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। फाइनेंशियल ऑलरेडी निगेटिव में बैठे हैं, जो खुद स्टेटस बता रहे हैं। तो ओवरऑल इनके फाइनेंशियल को सम अप करें तो मुझे तो कहीं से इनका फाइनेंशियल फिगर ना दम दिखता है, ना कोई बात दिखती है। बहरहाल आइए कंपनी के IPO डिटेल को देखें तो 24 मार्च को ओपन हो रहा है, 26 मार्च को बंद, 7 अप्रैल को लिस्टिंग होगी। 498 से 500 का प्राइस है, दैट मीन्स 30 शेयर का लॉट साइज रखा हुआ है। 180 करोड़ फ्रेश इशू, 272.87 ऑफर फॉर सेल है। अब आने वाले जो पैसे हैं IPO से, उसका इस्तेमाल ये कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर अपने आउटस्टैंडिंग बोरोइंग को रीपे करने में, यूज़ करने में करेंगे। साथ ही यहाँ इन्होंने अपने एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स भी प्लान कर रखा है, और इतना कुछ करने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी IPO की कहानी, फाइनेंशियल की कहानी। अब इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं तो आप और भी इस कंपनी के पास पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि कंपनी इंडिया की लीडिंग कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन के साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट ब्रांड है, ऐसे में इस पॉइंट को यहाँ इनके IPO में सब्सक्राइब करने वाले लोग एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह देख सकते हैं। इसके अलावा इनके रेस्टोरेंट वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑफर करते हैं, और जिस तरीके का इनका सर्विंग पैटर्न है उससे कस्टमर खींचते ही चले आते हैं, और जो बेहतरीन चीज़ें देते हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। साथ ही कंपनी के पास एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट और प्रमोटर है, तो ये मिलकर बाहर से दिखने वाला स्ट्रेंथ दिखता है, अंदर वाला नहीं। अब वीकनेस की बात करते हैं। सबसे पहला वीकनेस है कंपनी का फाइनेंशियल, जहां लगातार लॉस में है, और इससे पहले कि ये अपने लॉस के सिलसिले पर लगाम लगाते, उससे पहले ही कोरोना वायरस
वापस से दस्तक देने लग गया है। यस, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो ये सेकंड हिट और कितना बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को जीएसटी एक्ट के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के तरफ से लीगल नोटिस इशू है। साथ ही इनके प्रमोटर भी सेबी के रडार पे हैं, जहां सिक्योरिटीज रिलेटेड कुछ लॉ के चलते इनके ऊपर सेबी के नॉन कंप्लायंस का मामला है। और कंपनी के लीगल प्रोसीडिंग का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका है। कंपनी एक नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर सिबिल ने अकाउंट लिस्ट के मामले में शूट फाइल किया है। ऐसे में अगर ये विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होते हैं, कंपनी के रेपुटेशन और ऑपरेशन पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर रॉफ धनानी के ऊपर कुछ क्रिमिनल और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी चल रही है। मतलब कि चौतरफा लीगल केस यहां हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के कुछ प्रमोटर और डायरेक्टर कुछ ऐसे इंटाइटीज कंट्रोल करते हैं जो कि सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि सेल्फ कॉम्पिटिशन। इसके अलावा अपने बिजनेस को स्मूथ रन कराने के लिए कंपनी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के ऊपर डिपेंड है, और यहां अगर थोड़ा भी रिलेशन बिगड़ता है तो कंपनी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मामला कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। बॉटम लाइन क्या एक समरी में आ रही है कि फाइनेंशियल बहुत वीक है, लीगल पैरामीटर पर कंपनी यहां डिस्प्यूट में दिख रही है। ऐसे में सिर्फ इनोवेटिव आइडिया इसको बूस्ट दे रहे हैं। अब चलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो अभी जीएमपी इसका अपडेट हुआ नहीं है, मार्केट में है नहीं, तो जैसे ही अपडेट आएगी हम बताएंगे। अब आता है मेरा व्यू क्या है, समझिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जब भी कोई आईपीओ आता है तो पहले आईपीओ की वीडियो बनाता हूं। क्यों, वो भी समझाता हूं। जब हम आईपीओ आता है तो पहले कंपनी को समझते हैं कि मार्केट में किस तरीके से है, फिर उसमें 2-3 दिन वक्त देते हैं कि मार्केट में कौन सी और पोल पट्टी खुल खुल के कंपनी की आती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कोई नई कंपनी आई सज धज के, तो सज धज के आने के बाद मीडिया उसके पीछे पड़ता है, और मीडिया उसकी एक एक चीज़ों को निकालने की कोशिश करता है, एक एक कब्र खोदने की कोशिश करता है, उसकी अच्छी बुरी बातें निकालने की कोशिश करता है, और हम ट्रैक करते हैं उन चीज़ों को। और उन चीज़ों को जब हम ट्रैक करते हैं और वहीं पर उन चीज़ों के आधार पर जीएमपी में भी उतार चढ़ाव, ऑपरेटर की मोनोपोली, हर चीज़ निकल के आती है। जिसके कारण जैसे कि ये 24 मार्च को खुल रहा है, तो 24 मार्च तक हम चीज़ों को भांपते हैं, और तब 25 मार्च को हम आपको ये बताएंगे कि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और जो आप लोगों ने अभी तक देखा है कि जब भी मैंने अप्लाई किया है तो उसकी एक अलग से मैं वीडियो लाता हूँ। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी आपसे आएगा कि जब भी आप आईपीओ के लिए मन बनाते हैं तो पहले कंपनी से दोस्ती करें। दोस्ती करने के बाद उसके आजू बाजू क्या घट रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या तब्दीली आ रही है, उसको आप समझने की कोशिश करें, और तब जाके एक फाइनल डिसीजन लें, जहां पे हम बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं कि सिर्फ आईपीओ लेके भागें या ना करें, या फिर हमें होल्ड करना है। बाकी अगर आज की बात करूं तो आज के फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर तो भैया बिल्कुल नहीं बनता है आईपीओ अप्लाई करना कि सिर्फ राकेश झुनझुनवाला का नाम है तो हम चले जाएं, नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर अब देखो, नज़ारा के फाइनेंशियल में भी कहीं ना कहीं बहुत सारा गेम है, लेकिन नज़ारा वाले में हमने क्या बोला, हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे, मोटा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, करेक्ट। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आई, आपने क्या देखा, लिस्टिंग गेन मार्केट में जो जीएमपी था गिरना चालू हो गया। उसी तरीके से आप इजी माई ट्रिप जो आया था, इज माई ट्रिप, उसके इतना बम्पर सब्सक्रिप्शन, इतना अच्छा जीएमपी, उसके बाद भी लिस्टिंग नहीं हुई, राइट है, अच्छी लिस्टिंग नहीं मिली। वहां पर मार्केट का सिनारियो, मार्केट टूट रहा था। तो इन सब फैक्टर को मिला के अगर हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन हमेशा अच्छे बनते हैं और सही होते हैं। तो ये है मेरी बहुत ही क्रिस्प क्लियर राय। तो उम्मीद करूंगा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और बने रहिएगा। मैं अपने व्यू लेकर आऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। थैंक यू।